So our today's topic is refraction. What is refraction? You have already gone through a little bit of it. You have already gone through the understanding of it, the explanation of it in previous classes. But let us go through that once again. समझते हैं उसको, क्या समझे थे हमने पहले कि the phenomena of change in path or deviation of light at the interface when it travels from one medium to another medium is called refraction. It means that जब भी हमको कभी ऐसा दिखेगा कि लाइट रे सीधी ना चलकर कहीं पर जहां पे सरफेस में चेंज हो रहा है, जहां दो मीडियम चेंज हो रही हैं, उस इंटरफेस का मतलब यही होता है जहां पे एक मीडियम दूसरे मीडियम से चेंज हो रहा है, जहां पे जुड़ा हुआ है, उस इंटरफेस में लाइट बेंड हो जाती है, डेविएट हो जाती है, सीधी ना जाकर, सीधा जाना चाहिए लाइट को, सीधी ना जाकर डेविएट हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब गुजर रही है, तो तब इस फिनोमिना को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन. इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन. और क्या सर? तो एक डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग. इस डायग्राम में एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, पी क्यू लाइट रे एयर में चल रहा था, जैसे ही वो ग्लास में एंटर करेगा सीधा ना जाकर थोड़ा सा बैंड हो गया. वहां पे उसके अंदर ग्लास में वो सीधा सीधा चला, मगर जहां पर वो ग्लास खत्म हो रहा था और एयर चालू हो रहा था, उस इंटरफेस में फिर से ये डेविएट हो गया, डेविएट हो गया. तो यहां पर जो डेविएशन हो रहा है वो किसी एंगल से हो रहा होगा, उसी एंगल का खेल है बस. जिस एंगल से इसने ग्लास के अंदर एंटर किया था उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई. जितने एंगल पे ये अंदर ग्लास के अंदर ट्रेवल किया मुड़कर, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल आर. अब देखो ये कहां से रिफ्रैक्शन को हम लोग नापेंगे, हम लोग इसको नापने वाले हैं नॉर्मल से. नॉर्मल क्या होता है सर? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है. तो यहाँ पे एम डैश नॉर्मल है, वैसी ही एन डैश भी नॉर्मल है. ये दोनों नॉर्मल अगर पैरेलल होंगे, अगर की बात बोल रहे हैं ना, कब पैरेलल होंगे? जब ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब होगा, ग्लास स्लैब टाइप का होगा, बिल्कुल ऊपर भी स्ट्रेट नीचे भी स्ट्रेट, पैरेलल टू ईच अदर. तो ऐसे कंडीशन में ये रिफ्रैक्टेड एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे. ये आर हो गया, ये भी आर हो गया. अब जब ये ग्लास से बाहर निकलेगा तो ये एंगल किसी एंगल से बाहर निकलता हुआ दिखेगा, किसी एंगल से बाहर निकलता हुआ दिखेगा. उस एंगल को बोलते हैं एमर्जेंट एंगल. एमर्जेंट का मतलब होता है एमर्ज होती हुई लाइट रे से बनाने वाला एंगल. एमर्ज होता है मतलब निकलने वाला, ई एमर्जेंट एंगल. तो ये सारी चीजें हुई. पी क्यू लाइट रे इंसिडेंट रे हो गया, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और आर अगर दिखाऊं तो आर एस एमर्जेंट रे हो गया, जो बाहर निकलता हुआ रे है. मगर देखा गया है कि अगर पी क्यू लाइट रे अगर सीधा सीधा चलते जाता तो कुछ ऐसे पाथ में वो ट्रेवल करता. देखो डैश लाइन जो है, मगर बीच में आ गया ग्लास, तो उसकी अब लाइट रे बाहर निकल रही, तो कैसे जा रहा है वो? आर एस डायरेक्शन में जा रहा है, आर एस डायरेक्शन में वो जा रहा है. तो देखो ये दोनों जो लाइट रे रहती, जो अगर लाइट रे बीच में ग्लास नहीं आता तो ऐसी जाती, और अभी ऐसी जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है. मतलब देयर इज सम लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपने पाथ से थोड़ा खसक कर वो चल रही है, पैरेलल है मगर खसक कर चल रही है. तो कभी गौर करना, आप किसी एक ग्लास स्लैब, एक मोटा सा ग्लास है, उसके पीछे अपनी ऐसे हाथ की उंगलियों को रखोगे तो वो हाथ की उंगली ऐसी टेढ़ी दिखेगी, यहां पर ना होकर ऐसी दिखेगी, यहां तक सीधी, फिर यहां पे वो दिखेगी और फिर सीधी हो जाएगी. ऐसा क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ दैट लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स. बिकॉज ऑफ दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स. सो बिकॉज ऑफ दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना, हमें ये सारी चीजें फिनोमिना दिखता है. बाय द वे दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर टॉपिक.
हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो रिफ्रैक्शन में ये बात हुई, ये डायग्राम याद रखना, रिफ्रैक्शन का कभी भी डेफिनेशन पूछता है ये डायग्राम चिपकाना जरूरी है, ठीक है। बताना पड़ेगा पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे, आर एस एमर्जेंट रे, एम एम डैश एन एन डैश ये है नॉर्मल टू द सरफेस, एंगल आई है इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल है आर, ई है एमर्जेंट एंगल, कोई बात नहीं, बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे दो चीज हमने गौर की, ये डेविएट जो हो रहा है ना, आ रहा है मीडियम में चेंज हो रहा है, तो वो कौन सा रास्ता अपनाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। तो उसके लिए कुछ देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताता है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का मतलब होता है जिसकी घनत्व कम हो, जैसे एयर, एयर का घनत्व कम है, डेंसिटी कम है, मगर कौन सी डेंसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मास डेंसिटी नहीं, ऑप्टिकल डेंसिटी। उसके अंदर लाइट रे कितने आसानी से ट्रेवल कर सकता है, एयर में और वैक्यूम में बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करता है, बहुत आसानी से ट्रेवल करता है, मगर ग्लास के अंदर जब वो जाता है तो सारे मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, ग्लास सॉलिड है ना भाई, तो उसको लड़ते भिड़ते आगे बढ़ना पड़ता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, सीधा जाता है मगर स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए जब वो एयर से ग्लास या एयर से वाटर ऐसी जगह में जब जाएगा, रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगा, तो वो नॉर्मल के पास हो जाएगा, शॉर्टकट अपना लेगा। आप खुद सोचो इसको याद करने के लिए, आप हाईवे में चला रहे हो गाड़ी, हाईवे में अपनी बाइसिकल या फिर बाइक चला रहे हो, बहुत आसानी से चलाओगे और ज्यादा स्पीड में चलाओगे, मगर फिर उसके बाद किसी फील्ड में या खराब रोड में जाओगे तो आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। जब स्पीड कम होगी तो आप चाहोगे मैं शॉर्टेस्ट पाथ को अपनाऊं, शॉर्टेस्ट रास्ता लूं, क्योंकि मुझे अपने आने जाने के में कुछ अपने समय को कंट्रोल करना है। वैसा इस लाइट नहीं करती, मगर यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए लाइट रे क्या करती है, देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे इसी डायग्राम में, जब वो एयर में चल रही थी तो ज्यादा डायगोनली थी, मगर जैसे ही वो ग्लास के अंदर आई उसने थोड़ा छोटा रास्ता अपना लिया। क्यों? क्योंकि ग्लास डेंसर मीडियम है, छोटा रास्ता अपना लिया, इसीलिए वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। नॉर्मल की तरफ देखो, ये है नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, यस। यानी कि whenever light ray is going to travel from rarer medium to denser medium, क्या करेगी, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और जस्ट इसका उल्टा, when light ray travel from denser to rarer medium, it moves away from the normal। हाँ बेटा ज्वाइन करा लियो, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो अब देखो ये बात हो रही है, डेंसर टू रेयरर में क्या होगा, देखें क्या उसको भी, देखो डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे, देखो जब ग्लास से बाहर निकल रही है तो देखो क्या हो रहा है, वो नॉर्मल से दूर चली गई लाइट रे, नॉर्मल से दूर चलेगी। तो फिर वही बात, आपने खराब रोड में धीरे धीरे चलाया, अब जैसी अच्छे रोड में आपने आए बाइक में, आपने क्या किया, आपने लंबा रोड भी चल जाएगा मगर रोड अच्छा रहना चाहिए, बोलते हैं ना, बस वही बात है। लाइट रे अच्छी स्पीड में चलने लगी वहां पे, ज्यादा स्पीड में, तो उसने अपने हिसाब से लॉन्ग एंगल में भी चलने लगी, ज्यादा एंगल में भी चलने लगी। मगर यही नहीं है, फॉर्मूला के अनुसार कर सकते हैं। तो हमको फॉर्मूला मिलेगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ 12th क्लास, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पिछली बार बोला था, आईएमपी लिख लेना भाई, है आसान, नंबर खींचने लायक है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे जो आ रही होगी, नॉर्मल जो है और रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उस लाइट के साथ, ये सब एक पृष्ठ में होगा, एक परत में होगा, एक प्लेन में होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि लाइट रे यूं आई, ये नॉर्मल है, और रिफ्रैक्शन होके वो ऐसे चले जाए, कुछ ऐसे चले जाए, नहीं, सब एक प्लेन में होगा, सब चीज एक प्लेन में होने वाली है। प्लेन बोलते हैं ना, इमेजिन दिस प्लेन, ये परत को सोचो, ये पृष्ठ को सोचो आप, है ना, वो सारी चीजें एक प्लेन में होगी। जैसे हम लोग बॉल को फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं, टप खा के वो सीधी चले जाए, तो वो बोलेंगे एक प्लेन में उसने ट्रेवल किया, एक्स वाई प्लेन में उसने ट्रेवल किया। और अगर वो टप खा के ऐसे इधर स्पिन हो जाए या इधर स्पिन हो जाए, तो वो एक प्लेन वाली बात नहीं हो, इसमें थर्ड डायमेंशन आ जाएगा, है ना। तो वही बात है, ये सारी चीजें जो होंगी, लाइट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, सारी चीजें एक प्लेन में होगी। बिल्कुल सही सर, आगे बोलो।
द रेशियो ऑफ साइन, ये इंपॉर्टेंट वाला है, इसी से फॉर्मूला बनेगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि साइन आर, और उन दोनों का रेशियो यानी साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ गिवन सेट ऑफ टू मीडिया, यानी मीडियम 1 और मीडियम 2 के लिए दोनों में से लाइट गुजर रही है, इज कांस्टेंट। यानी कि बता दिया जाए कि पहला मीडियम ये है और दूसरा मीडियम ये है, तो इन दोनों के लिए साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होगा। मतलब आप बता सकते हो कि कितना डेविएट होगा वो, अगर आपको पता है कि कहां से कहां गुजर रही है लाइट। अगर एयर से ग्लास में गुजर रही है तो वो कांस्टेंट वैल्यू रखेगी, 1.5 ऐसा कुछ रख सकती है, देखते हैं क्या होगा। अगर वो एयर से वाटर में गुजर रही है तो कितना डेविएट होगी, उसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी साइन आई अपॉन साइन आर का कांस्टेंट वैल्यू होगा। उस कांस्टेंट वैल्यू को 1 म्यू नॉट, ये म्यू की तरह डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ये म्यू क्या है सर? ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रहेगा, याद रखना, ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम के लिए। दोनों मीडियम में जो गुजर रही है, एयर से वाटर में आ रही है, वाटर से एयर में आ रही, जो भी चीज हो रही होगी उनके लिए वो वैल्यू कांस्टेंट है। मतलब आप बता सकते हो कि कितना एंगल में डेविएशन होगा, आई और आर की वैल्यू साइन के हिसाब से आगे पीछे होगी। और इसी चीज को दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ये एक साइंटिस्ट था स्नेल्स नाम का, सरनेम का, उसके ऊपर उसने देखा गया, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको ये वाली चीजें लिखनी पड़ेगी, सेकंड वाले पॉइंट को लिखना पड़ेगा। तो अपना फॉर्मूला बन गया, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है तो क्या लिखोगे, 1 म्यू 2, कुछ भी हो सकता है। अगर एयर से वाटर में जा रहा है तो क्या लिखोगे, ए म्यू जी, सॉरी ए म्यू डब्ल्यू, है ना, यहाँ छोटा छोटा नीचे में लिखना, ए पहला मीडियम, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और नीचे में उसके बाद डब्ल्यू वाटर, एयर से वाटर में गया, और वाटर से एयर में गया तो डब्ल्यू म्यू ए, ऐसा। तो साइन आई अपॉन साइन आर उसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। बनेगी बात, बनेंगे ऐसे क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और देख सकते हैं, कभी कभी आपको ऐसा पूछेगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, या फिर ना पूछे तो ये समझ लो कि हमको ये मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है कि आप एक लेवल बना दियो कि इससे ज्यादा तेज लाइट रे किसी और में नहीं चल सकती। कहां चल सकती है, अपनी मैक्सिमम स्पीड में लाइट कहां पे रहती है, वाटर में, ग्लास में, ऑयल में, एयर में, वैक्यूम में, क्या लगता है, जस्ट टेल मी, लाइट रे की मैक्सिमम स्पीड कहां रहती है, कहां गए बताओ, लाइट की स्पीड मैक्सिमम ऑयल में, वाटर में, ग्लास में, एयर में, वैक्यूम में कहां पे रहती है मैक्सिमम स्पीड लाइट की? बहुत बढ़िया, वैक्यूम में सर, वैक्यूम में, यस सर वैक्यूम में। एयर या वैक्यूम बोल सकते हैं ना, हाँ कुछ लोग वैक्यूम में मैक्सिमम होती है बोल सकते हैं। एयर का ना थोड़ी सी कम होती, नेग्लिजिबल, 2.99 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वैक्यूम में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वो 0.01 का अंतर आता है बस, मगर दोनों को बराबर बोल सकते हैं। इसीलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सबसे बराबर का एक, आप उसको अपने हिसाब से स्टैंडर्ड नाम बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जब किसी मीडियम में एंटर कर रहा है लाइट, कहां से, एयर या वैक्यूम से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट मतलब किससे कंपेयर कर रहे हो आप, एयर या वैक्यूम से, तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसीलिए म्यू इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि सबसे ज्यादा होगा वहां पे, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जितनी उस मीडियम में उसकी रहेगी। इसीलिए म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
c अपॉन v, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, और म्यू क्या है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा वाला, एब्सोल्यूट, क्योंकि एयर से हम कंपेयर कर रहे हैं, सॉरी वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं। और मान लो कोई भी दो मीडियम का कंपेयर करें, ग्लास वाटर, वाटर ऑयल, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दो अलग अलग मीडियम का कंपैरिजन। इसीलिए जब दो अलग अलग मीडियम का कंपैरिजन होगा तो हम लोग उसमें बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होगा इसका मतलब, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देखो हम लोग ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां का नापते हैं, जहां पर लाइट एंटर की, कहां से की, उसके साथ कंपेयर करते हैं। इसीलिए क्या बोले हैं यहाँ पे, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। कहां से कहां आया लाइट रे, 1 से 2 में आया, एयर से, सॉरी वाटर से ग्लास में गया, तो W म्यू G लिखेंगे, है ना, इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या होता है, वाटर से एयर में गया, सॉरी मतलब 1 से 2 में गया, मतलब म्यू 2 अपॉन म्यू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा वाला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये याद रखना, कहां पे एंटर किया है उसको ऊपर रखना, क्योंकि उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये म्यू 2 अपॉन म्यू 1 क्या है, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी हमने ऊपर में देखा। किसके कंपैरिजन में होता है, ये वैक्यूम के कंपैरिजन में, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। और यही चीज तो हम लोग अभी देखे थे स्नेल्स लॉ में, साइन आई अपॉन साइन आर भी होता है, साइन आई अपॉन साइन आर भी होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो 1 म्यू 2, ये म्यू 2 को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, C अपॉन V2 लिख सकता हूं। अरे क्या होगा, एब्सोल्यूट के तरीके में, एयर या वैक्यूम से जब उसमें घुसता लाइट रे तो C अपॉन V2, और इसका हो जाएगा C अपॉन V1, C कैंसल, V1 ऊपर चले गया, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो V1 ऊपर चले गए, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर भी होगा, है ना, क्योंकि यही इसी के बराबर होता है। बोलो चमका, बोलो यहां तक बात समझ में आई। अब एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे, आसान है आजकल, सब पुरानी बात हो रही है, बस उसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ रहे हैं हम लोग। बोलो समझ में आई बात, आगे बढ़े। ये फॉर्मूला मिला हमको कि वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अरे वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता है, तभी जाकर तो वो बैंड होता है, अगर उसकी स्पीड उतनी ही रहे तो वो बैंड भी नहीं होता। बोलो बाकी सब लोग बोलो, बताओ बाकी सब बताओ, बढ़े आगे, बढ़े आगे। यस सर, यस सर। चलो अब देखो हम लोग आगे बढ़कर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसी फॉर्मूला में बेस। देखो न्यूमेरिकल पूछ देता है, न्यूमेरिकल पूछेगा, बनने लायक रहता है न्यूमेरिकल। पिछले साल पूछा था, बिल्कुल ऐसा ही कुछ था, एक सेट में पूछा था। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी सेंटीमीटर पर सेकेंड देगा तो घबराना नहीं, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास में कितनी होगी स्पीड उसकी, वेलोसिटी लाइट की, अगर उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो चलो कैलकुलेट करने का तरीका, कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं क्या है। पता क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो क्या क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ए म्यू जी, एयर से ग्लास में जा रहा है लाइट रे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 का, 1.5 दे दिया ए म्यू जी को। पता करो v की वैल्यू, तो हम लोग, हमको मालूम है, अभी अभी देखे, ए म्यू जी इज इक्वल टू C अपॉन V। C अपॉन V लिखेंगे क्योंकि एयर से वैक्यूम में, सॉरी एयर से ग्लास में जा रहा है, इसलिए C अपॉन V। फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी अपॉन सेकंड मीडियम की वेलोसिटी, देखे थे ना फॉर्मूला में,
चलो c की वैल्यू मालूम है, v की वैल्यू नहीं मालूम, म्यू की वैल्यू मालूम है, तो जो जो मालूम है वैल्यू पुट करते हैं। v को इधर ले आओ तो 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.5 हो गया। 1.5 का डबल होता है 3, यानी कि v इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। बढ़िया है सर, ऐसी वाली क्वेश्चन आए मजा आएगा। पूछता भी है सर, बनेंगे। थोड़ा सा कठिन भी पूछ सकता है, क्या करेगा, इधर उधर कुछ बोल देगा, 3 मीडियम दे देगा, 2 मीडियम दे देगा, 2 मीडियम में एयर और ग्लास की जगह एयर ऑफ वाटर दे देगा, एयर एंड वाटर, वाटर और ऑयल दे देगा, कुछ भी दे देगा। करना क्या है, बेसिक चीज को याद रखना है। बनेंगे ऐसे क्वेश्चन? बोलो, बनेंगे ऐसे क्वेश्चन? बनेंगे? बन पाएंगे ऐसे क्वेश्चन? है आसान? हाँ बनेंगे सर। ओके, तो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग 3-4 टॉपिक कवर करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। ये आसान भी है, पिछले बार की वाली बात है, ये पहले भी पढ़ रखे हैं आपने, आसान भी है। ठीक, अब पहुंचते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या होता है सर? चलो इसके डेफिनेशन में बाद में जाएंगे, चलो इसका डायग्राम पे पहले देखते हैं। धुंधला सा दिख रहा है थोड़ा डायग्राम, गौर करना। हम लोगों को मालूम है कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, तो मुझे बताओ कि वो नॉर्मल से अवे हो जाती है कि नॉर्मल के टूवर्ड्स हो जाती है? बताओ मुझे। कम ऑन, गो टू द चैट एंड टेल मी। जब भी लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, so what it does, away from the normal or towards the normal? देखो दो लोग बोले towards the normal। अरे डेंसर से रेयरर में जा रही है भाई, ग्लास से एयर में निकल रही है, वाटर से एयर में निकल रही है, तो वो तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। एयर में उसकी स्पीड ज्यादा होनी है, देखो यहाँ पे वाटर से एयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी वो, क्योंकि उसको अच्छा रास्ता मिल गया, फुल स्पीड में भागना है उसको, ये नहीं देखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। हाँ या ना? जितने लोग टूवर्ड्स द बोले थे उन लोग का क्या होगा, अवे होगा कि नहीं? हाँ सर होगा सर, अवे होगा। हाँ तो देखो अब क्या बात हो रही, देखो वाटर से एयर में गुजरी लाइट रे, ये गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। ये जिस एंगल से गुजरी, जिस नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हुए वो यहाँ पे आई, इंटरफेस में आई, उसको मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया, बढ़ाते गया तो देखो ये अवे होते गई, दूर होते गई, नॉर्मल से दूर होते गई। मैं इधर से एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ, ये वाले एंगल को बढ़ाते जा रहा हूँ, ये वाले एंगल को बढ़ा रहा हूँ। सर मैं कौन से वाले एंगल को बढ़ा रही हूँ सर? ये वाले एंगल को ऐसे किया, फिर उसके बाद और बढ़ाया, तो यहाँ पे एक लाइट रे ऐसे गई, फिर एक समय ऐसे आएगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी, एंगल बढ़ते जाएगा और स्ट्रेट निकल जाएगी। मजा आ जाएगा सर, ठीक है। जिस स्थिति में ऐसे सिचुएशन में जब लाइट रे बिल्कुल एक ऐसे एंगल पे गई जिसमें वो अगले मीडियम में नहीं पहुंच पाई, देखो अगले मीडियम में नहीं पहुंची और उसके सरफेस से गुजर रही है। दूसरा मीडियम यानी एयर में गई ही नहीं, इतना ज्यादा एंगल बढ़ गया कि वो एयर में गई ही नहीं, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ऐसे एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और अगर हम लोग इस एंगल को बढ़ाए, बोलिए ना मैम। हाँ सॉरी फॉर दैट, यस जस्ट वेट। हाँ नो प्रॉब्लम, हाँ इसका वीडियो भी जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ एम आई ऑडिबल एंड क्लियरली विजिबल, ठीक है। सो देखो अभी क्या बात हो रही थी, एक ऐसा एंगल आएगा जिस एंगल पे वो एयर में नहीं जाएगी, ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो बढ़ते बढ़ते हुए एक ऐसा हो गया, और इससे ज्यादा अगर बात हुई तो लाइट रे उसी के अंदर ही चली रहेगी। मतलब लाइट रे उससे ज्यादा एंगल बढ़ा दिए ना आपने, तो लाइट रे क्या करेगी, वाटर में से गुजरी,
और वाटर के अंदर ही रह जाएगी, वाटर के अंदर ही रिफ्रैक्ट होके ट्रेवल करने लग जाएगी। सर ऐसा होता है क्या? अरे हाँ भाई ऐसा होता है। कोई बताएगा कहीं होता है ऐसा? देखे हो कभी ऐसे होते हुए? ऐसी हो जाएगी, लाइट रे आएगी, रिफ्रैक्ट होएगी और वाटर में ही रह जाएगी। कैन समबडी टेल मी डज इट हैपेंस? और इसके कुछ एप्लीकेशन भी हैं और बहुत जोरदार एप्लीकेशन है भाई। बताएगा कोई ऐसा होता है क्या कहीं? फिर मैं बात बताऊंगा आपको। सबमरीन लाइट में, अच्छा ठीक है, हाँ सबमरीन का लाइट जो रहता है, ठीक है ये अच्छी बात बोली। एक बच्ची ने बोली कि सबमरीन का जो लाइट रहता है सर वो बाहर से किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है ये मान सकते हैं, ठीक है। और कोई बोलेगा? और कोई छोटा सी बात है जी, मैंने कहा आप लोग अगर देखे होंगे रोड में कभी हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि रोड में कहीं दूर में, गर्मियों के मौसम में रोड में कहीं दूर में पानी गिरा हुआ है, जिसको हम लोग शायद अरब की भाषा में वहां पे मिराज बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। मिराज मतलब वहां पे ऐसा लगता है हमको, वी फील लाइक दैट, एक कंफ्यूजन सा ऐसा होता है कि वहां पे दूर में कोई लेक है या पानी है ना। आपने देखा होगा दूर से ऐसे परछाई सी, रिफ्लेक्शन सी दिखती है, रिफ्लेक्शन सी दिखती है कि जो कार आ रही है सामने से उसका रिफ्लेक्शन दिखते रहता है। वो क्यों दिखता है एक्चुअली? बिकॉज लाइट रे वहां से ट्रेवल करी और ट्रेवल करके वो रिफ्रैक्ट इतनी हुई कि वो जमीन से टच होते हुए मतलब एयर में ही वापस आ गई। बिल्कुल ऐसी वाली कंडीशन हुई कि वो एंगल इतना बढ़ गया कि वो वहीं पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसका डेफिनेशन को आप समझते हैं, फील करते हैं। देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, अब आते पहुंचते हैं डेफिनेशन में। देखो फिनोमिना विच अकर्स व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम मोर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, या बोल लो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम एट स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब एक एंगल ऐसा आता है, हाँ 11th में भी था, ठीक, एक एंगल ऐसा आता है जहां पर द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड ray of light is refracted in such a way, थोड़ा सा गलत हो गया, is refracted in such a way that it passes along the surface of water। मतलब एक एंगल ऐसा आएगा जहां पर वो लाइट रे ट्रेवल करेगी और अगले मीडियम में नहीं जाएगी, उसके सरफेस से होती हुई गुजर जाएगी। एंड दिस, और अगर उससे ज्यादा, एंड इन फर्दर मोर एंगल, और ज्यादा एंगल को आपने बढ़ाया, द लाइट रे विल रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, और उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। इसी फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखो क्या होगा, ये लाइट रे आई, क्रिटिकल एंगल, एक ऐसा एंगल बनेगा जिसको आईसी बोलते हैं। आईसी मतलब आई फॉर इंसिडेंट एंगल, और सी लिखे रहता है नीचे छोटा सा क्रिटिकल। इस एंगल पे क्या होगी, 90 डिग्री का रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। 90 डिग्री का रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब उसी सरफेस पे रह जाएगी वो, और थोड़ा बढ़ाओगे तो ये फिर यहीं वापस हो जाएगी, वो इसी सरफेस में वापस होने लगेगी, यहीं पे वापस होने लग जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। बात बनी, चमका? पुरानी बात भी है, पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं। तो चलो मान लो वेयर आईसी इज क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आईसी इज क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाटर से एयर में जा रही है, डब्ल्यू म्यू ए, वाटर से एयर में जा रही है, ये वाली सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल में डब्ल्यू म्यू ए, डेंसर से रेयर में जा रही है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। देखो साइन आई इस केस में आईसी हो जाएगा क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल होगा, और साइन आर 90 डिग्री के बराबर हो गया, मतलब साइन 90 कितना हो गया, 1। तो एट द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के सिचुएशन में डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आईसी के बराबर होगा। मतलब अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आपको क्रिटिकल एंगल भी पता हो सकता है साइन की वैल्यू के हिसाब से। वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, अरे उतनी सब चीज छोड़ो। आप लोगों ने गौर किया होगा, अक्सर गौर किया होगा, सामने खिड़कियों में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है मतलब आप उसके आर पार देख सकते हो, मगर अगर एक एंगल से आप उस आईने में, आईना मतलब वो शीशे में देखते हो तो आपको उसका रिफ्लेक्शन भी दिखता है।
कोई आ रहा है कि जा रहा है वो भी दिखने लगता है। एक पर्टिकुलर एंगल में आप देखते हो तो फील किए हो कि नहीं, ऐसा फील किए हो, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना भाई, फील हुआ है ऐसा कभी? वही तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, वही टोटल इंटरनल। एक एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे ऐसा लगता है कि हमको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जबकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से लाइट रे गुजर जानी चाहिए थी। वो एंगल आप नाप सकते हो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो, है ना? तो उसका एक आपको चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसको देखना, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो समझने के लिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सर इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने की जरूरत इसलिए कि क्योंकि इसकी कुछ एप्लीकेशन है। क्या क्या एप्लीकेशन है देखते हैं। मिराज, मिराज के बारे में अभी आपने देख लिया। कभी क्वेश्चन पूछता है, इसमें से क्वेश्चन फंस जाते हैं ना, तो पूछेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज को एक्सप्लेन करो। कैसे करोगे? एयर से गुजर रही है लाइट रे, मगर हीट होने के कारण क्या है, जमीन की सरफेस ज्यादा हीट हो जाती है समर टाइम में, तो जमीन के पास का जो लाइट हवा है वो रेयर हो जाता है, मतलब उसका घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो लाइट रे ज्यादा डेंस से कम डेंस वाले लाइट रे में आ रही है या फिर रेयरर में आ रही है, और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, और उस चीज का जो पेड़ पौधा पहाड़ है उसका रिफ्लेक्शन दिखने लगता है हमको, उसी को मिराज बोलते हैं। डायमंड में भी यही होता है। डायमंड में कैसे होता है सर? डायमंड का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल जो है, आईसी जो होता है, वो बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। इसके कारण जितनी लाइट रे, ज्यादा से ज्यादा लाइट रे ना, उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है। मतलब मान लो ये डायमंड है, तो इसके अंदर जितनी लाइट रे आई, उसकी ज्यादातर लाइट ना इसी के अंदर रिफ्लेक्ट होती है और साथ में एक साथ निकलती है, या फिर एक साथ हमको दिखती है किसी एक पर्टिकुलर एंगल में, और उस एंगल पे हमको चमकता हुआ दिखता है हीरा, और इसीलिए इतना महंगा है डायमंड। क्यों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। इसलिए समझ में आई बात? डायमंड में होता क्या है, उसका क्रिटिकल एंगल बहुत ही कम होता है, उसकी बनावट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसा होता है, उसकी बनावट को कुछ इस तरीके से भी बनाया जाता है कि उसके अंदर लाइट रे आए तो उसी के अंदर रिफ्लेक्ट होते रहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, और जब वो स्केप होती, वहां से छूटती है, तो वो चमकती हुई दिखने लगती है, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा लगती नॉर्मल लाइट से। डायमंड में होता है। मगर टेक्नोलॉजी में भी इसके यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th क्लास, ऑप्टिकल फाइबर। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं, वायर्स जैसे होते हैं, आपने देखा होगा, जिसमें से सिग्नल्स आपके घरों में, टीवी में आ रहा है जो, उसमें क्या होता है, असल में अंदर में लाइट सिग्नल्स, लाइट के कुछ सिग्नल होते हैं, उसको ट्रांसमिट किया जाता है। कितने भी दूर कर सकते हो आप ट्रांसमिट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार के वायर टाइप के होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स। इसमें ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जा सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक के। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दे आर मेड अप ऑफ कंपोजिट ग्लास। कैसे बने रहते हैं? कंपोजिट ग्लास कुछ इस प्रकार का ना बनाया जाता है, ग्लास फ्लेक्सिबल ग्लास टाइप का रहता है, या फिर क्वार्ट्ज फाइबर, जिसमें से अच्छे से रिफ्रैक्शन भी हो सके। और देखो कैसे होता है, इसको समझने के लिए, ये लाइट रे गुजरी, इसमें ना ये जो ऑप्टिकल फाइबर रहता है, इसमें दो परत रहती है। अंदर में कोर रहता है, कोर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है, और उसके ऊपर में क्लैडिंग रहती है, क्लैडिंग एक परत सी रहती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है। तो हमको मालूम है लाइट रे जैसी ही, देखो ये लाइट रे इसमें अंदर गुजरी, और जैसी ही इस सरफेस पे आई, यहां पर आई, वो हाई या फिर डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने वाली है। देखो लो है ना इसका वैल्यू, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, सॉरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे, और बार बार रिफ्लेक्ट हो होके आगे बढ़ते जाती है। मल्टीपल टोटल रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, आगे बढ़ते जाती है, बहुत दूर तक जा सकती है। और इसी लाइट सिग्नल को बाद में कुछ ट्रांसड्यूसर्स, आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर डिवाइस और आगे कॉलेजेस में भी, ग्रेजुएशन में, ट्रांसड्यूसर कुछ इस प्रकार के कुछ मैकेनिज्म होता है जो उस लाइट सिग्नल को कन्वर्ट कर देते हैं वीडियो सिग्नल्स में और ऑडियो में, और उसको आप टेलीविजन में, रेडियोज में, सब जगह देख सकते हैं। यू कैन सी लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन ऑप्टिकल फाइबर्स। समझ में आई वाली बात? बताओ।
बताओ समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस ऑप्टिकल फाइबर इज as far as this 12th class is concerned and the board exam is concerned. बताओ समझ में आई वाली बात? बस ओवर होने वाला जल्दी। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन में हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर हमने देखा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला बन रहा था जिसका नाम था स्नेल्स लॉ, और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके एप्लीकेशन। ये सारी चीजें हमने देखी। बोलो बात बनेगी? समझ में आई? सो दिस इज इट फॉर टुडे। वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग। यू विल आल्सो गेट द पीडीएफ नोट्स ऑफ इट। गो थ्रू दैट, अंडरस्टैंड इट and watch the video also. Keep studying. Have a nice day.